सोचिए, कभी कभी हमारी जिंदगी पर सबसे गहरा असर वो लोग डाल जाते हैं जिनसे हम कभी मिले ही नहीं होते। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी है एक विरासत की जो खामोशी से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ी। कहानी है मेरे खानदान की औरतों की। ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है ना? कि भाई कोई ऐसा इंसान जिससे हम मिले तक नहीं, वो हमारा भविष्य कैसे तय कर सकता है? लेकिन यही सवाल लेखिका मृदुला गर्ग की कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। ये एक ऐसे असर की कहानी है जो दिखता नहीं पर महसूस होता है। तो चलिए इस दिलचस्प पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। जी हाँ, उनकी नानी। और बात यह है कि लेखिका के जन्म से बहुत पहले ही उनका देहांत हो चुका था। वो एक पारंपरिक महिला थीं, अनपढ़ थीं, पर्दा करती थीं। लेकिन उनकी एक कहानी ने, बस एक कहानी ने सब कुछ बदल दिया। तो चलिए कहानी की एकदम जड़ों तक चलते हैं। मिलते हैं उन दो कमाल की औरतों से जिन्होंने इस परिवार की नींव रखी। और कमाल की इसलिए क्योंकि दोनों ही बागी थीं, लेकिन बगावत के उनके तरीके एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। जरा इन दोनों के बारे में सोचकर देखिए। दोनों एक ही परिवार का हिस्सा, पर क्या गजब का फर्क था दोनों में। एक तरफ थी नानी जो पर्दे के पीछे रहकर आजादी के सपने देखती थी, और दूसरी तरफ थी परदादी जो समाज के नियमों को रोज सबके सामने चुनौती देती थी। ये नानी के आखिरी शब्द थे, और ये शब्द उन्होंने अपने पति से नहीं बल्कि उनके एक दोस्त से कहे जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। सोचिए, अपनी पूरी जिंदगी खामोश रहने वाली एक औरत अपनी मौत के इतने करीब आकर अपनी सबसे बड़ी इच्छा दुनिया के सामने रख देती है। ये एक पल का विद्रोह था, लेकिन इसका असर पीढ़ियों तक रहना था। और अब आते हैं परदादी पर। देखिए, उनकी बगावत कोई एक दिन की घटना नहीं थी, वो तो उनकी पूरी जिंदगी का हिस्सा थी। और इसका सबसे मजेदार किस्सा जुड़ा है एक चोर के साथ उनकी मुलाकात से। यकीन मानिए, ये किसी लोक कथा से कम नहीं है। मतलब सोचिए जरा, एक चोर कमरे में घुसा है और आप उससे कहते हैं, जाओ मेरे लिए कुएं से पानी ले आओ। परदादी ने सिर्फ यही नहीं किया, उन्होंने उस चोर के साथ पानी पिया, उसे अपना बेटा बना लिया और उसकी जिंदगी ही बदल दी। उन्होंने डराया धमकाया नहीं, बल्कि अपनी सहजता और अपने अधिकार से एक चोर को किसान बना दिया। कमाल है। तो चलिए अब अगली पीढ़ी की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये विरासत कैसे आगे बढ़ी। लेखिका की मां को भी ये जज्बा मिला, लेकिन उन्होंने इसे अपने बिल्कुल ही अनोखे अंदाज में निभाया। लेखिका की जो मां थी वो उस दौर की आम भारतीय मां जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब उन्हें ना खाना पकाने में कोई दिलचस्पी थी, ना घर संभालने में। उनका ज्यादातर वक्त या तो किताबें पढ़ने में बीतता था या फिर संगीत सुनने में। ये बात उनकी नाजुकी और उनके गैर घरेलू स्वभाव को कितनी खूबसूरती से बताती है ना? एक ऐसी बहू जिसकी देखभाल करनी पड़ती थी, जो खुद घर की देखभाल नहीं करती थी। सोचिए, उस जमाने के लिए ये कितनी बड़ी और अलग बात रही होगी। तो सवाल उठता है कि भाई, अगर वो एक पारंपरिक बहू या मां नहीं थी, तो फिर परिवार में उनका इतना सम्मान क्यों था? वजह थी उनके दो मजबूत सिद्धांत। पहला, वो कभी झूठ नहीं बोलती थी, और दूसरा, वो किसी का राज कभी किसी दूसरे को नहीं बताती थी। बस इसी ईमानदारी की वजह से घर में और बाहर हर कोई उन पर आंख बंद करके भरोसा करता था और उनकी सलाह को पत्थर की लकीर मानता था। और यही ईमानदारी और अपने तरीके से जीने का जज्बा लेखिका की पीढ़ी तक पहुंचा। यहां ये विरासत एक नहीं बल्कि 5 अलग अलग धाराओं में बटी। 5 बहनें, और हर एक ने इस आजादी के जज्बे को अपने अपने तरीके से अपनाया। 5 बहनें, और कोई भी एक दूसरे की परछाई नहीं थी। हर एक की अपनी अलग पर्सनालिटी थी, अपनी अलग जिद थी, और शायद यही इस परिवार की सबसे बड़ी खूबसूरती थी। इस पीढ़ी में लिखने की परंपरा तो काफी मजबूत रही। मंजुल और मृदुला दोनों लेखिका बनी। सबसे छोटी अचला ने भी लिखने का ही रास्ता चुना। बीच में थी चित्रा, जिन्होंने पढ़ाना चुना, और फिर थी रेणु। खैर, रेणु की तो बात ही अलग थी। वो तो थी सबसे बड़ी बागी। मतलब 5 ने अपनी राहें खुद बनाई। लेकिन अगर बगावत का कोई एक चेहरा चुनना हो ना, तो वो पक्का रेणु का ही होगा। वो किसी की नहीं सुनती थी, सिर्फ अपनी। उनका जीवन अपने तर्क और अपने सिद्धांतों पर चलता था, दुनिया चाहे कुछ भी सोचे। और ये किस्सा तो उनकी जिद का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। सोचिए, पूरा शहर बाढ़ में डूबा हुआ है, सब कह रहे हैं स्कूल बंद होगा, लेकिन रेणु को जब तक अपनी आंखों से यकीन न हो जाए, वो किसी की नहीं मानेंगी। वो 2 मील पैदल चलकर स्कूल गईं, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो वाकई बंद है
और फिर 2 मील चलकर वापस आ गईं। ये उनके लिए टाइम वेस्ट नहीं था, बल्कि अपने सच पर कायम रहना था। तो इन सभी पीढ़ियों की इन कहानियों से आखिर हमें सीखने को क्या मिलता है? क्या था इन औरतों के लिए आज़ादी का असली मतलब? इन सभी कहानियों से जो सबसे जरूरी बात निकल कर आती है वो ये है कि इन औरतों ने अपनी दुनिया को छोड़ा नहीं, बल्कि उसके अंदर रहते हुए ही उसे बदल दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि सच्ची आज़ादी बाहरी हालात से नहीं आती, बल्कि अपनी भीतरी मजबूती और अपने सिद्धांतों पर चलने से आती है। और यही वो विरासत है जो वो पीछे छोड़ गईं। क्या सिखाती है ये विरासत? यही कि अपनी पहचान को सबसे ऊपर रखना ही असली ताकत है, कि खामोशी से भी नियमों को चुनौती दी जा सकती है, और ये कि अटूट ईमानदारी से ही असली सम्मान कमाया जा सकता है। ये विरासत हमें सिखाती है कि परंपराओं के बीच रहकर भी पूरी तरह से आज़ाद रहा जा सकता है। और ये एक लाइन इस पूरी कहानी का निचोड़ है। उन्होंने विद्रोह तो किया, लेकिन विनाश नहीं किया। उन्होंने अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए संघर्ष किया, लेकिन अपने परिवार को कभी नहीं छोड़ा। और ये जो बैलेंस था ना, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। तो अब जाते जाते बस एक सवाल, जरा सोच कर देखिए, हमारे अपने परिवारों में हमारी दादी नानी, माँ बहनें, वो कौन सी औरतें हैं जिन्होंने खामोशी से अपनी जिंदगी अपनी ही शर्तों पर जी? उनकी कहानियों को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या पता शायद उन्हीं में हमारी अपनी कहानी की शुरुआत छिपी हो।